Hello everyone. In this video, we will discuss about the homeostasis. So let's start. The homeostasis is made up of two words. The one is homeo and the second one is static. अब होम्यो का जो सिंपल मतलब होता है, होम्यो का मतलब होता है सेम, यानी कि कोई भी चीज क्या हो, सेम हो. एंड सेकेंड वन इज स्टेसिस. स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग पोजीशन या फिर कोई एक रुकी हुई पोजीशन. तो इसका मतलब क्या होगा, कोई एक सेम पोजीशन होगी, इसे हम बोलेंगे नॉर्मली होम्योस्टैसिस. अब इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. तो होम्योस्टैटिस क्या होता है? इट इज इट इज रिफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ कंस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी. मेंटेनेंस तो समझ में आया कि क्या है, एक मेंटेनेंस है. क्या आपने से मेंटेनेंस बोला, किस चीज का मेंटेनेंस बोला? कंस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी. कंस्टेंट, कंस्टेंट का आप मतलब बोल सकते हो सेम. जैसे कंस्टेंट बोलते हैं ना फैक्टर एक्टर फिजिक्स की डेफिनेशन में, हम इस फिजिकल फैक्टर को कंस्टेंट रखेंगे यानी कि वो सेम रहेगा. तो होम्योस्टैटिस भी क्या है, एक मेंटेनेंस है किसका, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी का, जो कि हमेशा रहता है कंस्टेंट. यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है, जैसे हम देखें टेम्परेचर, तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हम लेके चलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस. तो अब ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है, ये होता है ह्यूमन बॉडी में कंस्टेंट. यानी कि ये ना ही कभी 38 होगा, ना ही कभी इससे कम होगा. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है कि 30 अपन लेके चल रहे हैं ना, 37 है तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, बट नॉर्मल कंडीशन में इतना ही रहता है. ओके. ऐसे ही हमारा वाटर रेगुलेशन है कि हम बोलते हैं 70% वाटर है, तो वो भी एक कंस्टेंट है. ऐसा नहीं है कि अब किसी में 90% वाटर हो गया, ऐसे करके. इसीलिए हमने से बोला कंस्टेंट. जो भी हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमेशा रहता है कंस्टेंट. यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो वो 37 ही रहेगा, चाहे बाहर कितनी ज्यादा गर्मी हो, वो 45 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन आपकी बॉडी में 37. ऐसी ठंड में भले ही बाहर टेम्परेचर वो 20 डिग्री चले जाए, बट जो ह्यूमन बॉडी के अंदर का टेम्परेचर होता है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. आई होप एक कंस्टेंट वाला क्लियर हो. नाउ अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, लेकिन व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी? तो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज द ईसीएफ, मींस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. हमने सेल डिस्कस की थी, बहुत सारी टर्म देखी थी. इंटर सेल्यूलर फ्लूइड मतलब सेल के अंदर का फ्लूइड. सेम एज इट इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी ह्यूमन बॉडी में सेल के बाहर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे ही हमने बोल दिया है इंटरनल एनवायरनमेंट. तो ये क्या होगा, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड दी सेल. और ये क्या करता है, हमारी पूरी सेल में यानी कि हमारी पूरी बॉडी में मूव करता रहता है थ्रू आउट यू एंड कंस्टेंटली, मीन्स लगातार ही मूव करता रहेगा. इसके अलावा अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस ईसीएफ में क्या क्या आएगा. द फर्स्ट थिंग इसमें जो आएगी हमारा, वो रहेगा हमारा ब्लड. और ब्लड सभी को पता है कि पूरे वेस्कुलर सिस्टम में फ्लो होता है, तो इट सर्कुलेट टू वेस्कुलर सिस्टम. सेकेंड चीज आती है इंटरस्टीशियल फ्लूइड. अब फिर से वही अपन ने तीन टर्म्स पढ़ी थी. इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड सेल के अंदर का फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड सेल के बाहर का फ्लूइड, एंड एक हमारे पास है इंटर. इंटर मीन्स होता है बीच में, और स्टीशियल ऐसा फ्लूइड जो कि दो सेल के बीच में प्रेजेंट होगा. तो फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन दी सेल. ना अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट? या हमारा ईसीएफ मीन्स ब्लड और हमारा इंटरस्टीशियल फ्लूइड, इसी हमने एक साथ बोल दिया ईसीएफ. अब ये जो कंटेन करके रखता है ब्लड, सभी को पता है कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हो गए, उसके अलावा आयंस हो गए, या जितने भी नेसेसरी सब्सटेंस हैं जो कि हमारी बॉडी की सेल के लिए सर्वाइकल, सर्वाइवल का मीन्स होता है जिंदा, मीन्स सेल को जिंदा रहने के लिए जितने भी सब्सटेंस की जरूरत है वो हमारा ईसीएफ ही ट्रांसपोर्ट करता है. चाहे वो हमारा ब्रेन हो, चाहे वो हमारे हाथ हो, चाहे पैर हो, सभी जगह सेल तो है, और सेल को चाहिए न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस, और वो न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस इसी ईसीएफ के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द होम्योस्टैटिक सिस्टम. तो जैसे कि हमें सिस्टम पता ही है कि सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन. सिस्टम क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप होता है. एंड होम्योस्टैसिस हमें तो समझ में आ ही गया कि होम्योस्टैसिस है कंस्टेंट या फिर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी. नॉर्मल अगर हम एक चीज बोलें तो इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की एक बैलेंसिंग स्टेज है होम्योस्टैसिस. तो ऐसा सिस्टम जो इस बैलेंसिंग
स्टेट को मेंटेन करके रखेगा, उस सिस्टम को हम बोल देंगे होम्योस्टैटिक सिस्टम, मींस सिस्टम व्हिच मेंटेन द होम्योस्टैसिस। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम? हमारा जो होम्योस्टैटिक सिस्टम है, क्योंकि मैंने बोला सिस्टम मींस ग्रुप ऑफ द ऑर्गन, इसमें काफी सारे ऑर्गन्स होंगे या फिर कंपोनेंट्स होंगे, मींस दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी, तो इसके होते हैं कुछ कंपोनेंट। मेनली हम कंपोनेंट्स देखें तो इसमें रहेंगे तीन, क्योंकि अपन को मेंटेन करना है कोई भी एक्टिविटी, तो क्या हो सकता है इसमें तीन चीजें। फर्स्ट रहेगी सेंसर। अभी हम लेके चलते हैं कोई भी एक एक्टिविटी चल रही है, अब या तो वो एक्टिविटी नॉर्मल से ज्यादा हो सकती है या तो नॉर्मल से कम हो सकती है, तो जब भी अगर नॉर्मल पे उसमें चेंज आएगा, ठीक है, तो एक होना चाहिए उसके लिए सेंसर कि वो बताए कि हाँ यार एक्टिविटी इंक्रीज है डिक्रीज है। फिर दूसरा होना चाहिए कंट्रोलर, जो कि उसे कंट्रोल कर दे, मीन्स ज़्यादा है तो कम कर दे और कम है तो ज़्यादा कर दे। और तीसरा है इफेक्टर, जो कि उसे पर्टिकुलरली अब हमें देखने के लिए मिलेगा इफेक्ट, कि क्या इफेक्ट हो रहा, अब वो नॉर्मल में आई कि नहीं आई। तो सबसे पहले रहता है इसमें सेंसर। सेंसर का सीधा मतलब है जो कि क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, recognize the deviation in any activity of internal environment of body. What is the meaning of deviation? डेविएशन का यहाँ पर मतलब होता है कोई भी चेंज, यानी अगर हमारी जो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी है, इसमें बहुत सारी प्रोसेस और बहुत सारी एक्टिविटी चलती हैं, आप टेम्परेचर को ले सकते हैं किसी भी चीज को, तो जब भी उसमें कोई चेंज होगा ज्यादा या कम, तो सबसे पहले सेंसर उसे रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, तो हमारा क्या था, सबसे पहले नॉर्मल एक्टिविटी थी, फिर डेविएशन मीन्स एक चेंज हुआ, देन सेंसर ने उसे क्या कर लिया, सेंसर या फिर आप इसे बोल सकते हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर ने उसे क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया और डिटेक्ट कर लिया है, इसे हम डिटेक्टर भी बोल सकते हैं। और अब ये कहाँ पर लेके जाएगा, कंट्रोलर के पास। तो हमारा दूसरा कॉम्पोनेंट हुआ यहाँ पर कंट्रोलर, जो कि क्या करेगा, सेंसर से मैसेज को रिसीव करेगा। और अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे मैंने बोला कि टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस, अगर ये टेम्परेचर किसी कंडीशन में मान लिया डेविएशन जो हुआ था वो हो गया है डिक्रीज, ये पहुंच गया है 35, सिर्फ समझने के लिए, तो अब ये कंट्रोलर क्या करेगा, इसे इंक्रीज करवाएगा इस इफेक्टर के थ्रू। तो ये किसको कमांड भेजेगा, इफेक्टर को। क्या कमांड भेजेगा कि हमें जो टेम्परेचर है अब इसको करना है इंक्रीज। ओके, तो अब हम देखते हैं इसने कमांड सेंड कर दी इफेक्टर को। अब इफेक्टर क्या होगा, जो इस कमांड को, इससे इफेक्टर क्या होगा, जो कमांड को रिसीव करेगा कंट्रोल सेंटर से। तो सबसे पहले इट रिसीव द कमांड फ्रॉम कंट्रोलर, और अब क्या करें, जैसे यहाँ तो हमने देखा कि यहाँ पर कमांड क्या दी गई है कि हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, तो ये एक्टिविटी को एक्सेलरेट करता। बट अगर कोई कंडीशन ऐसी होती कि जैसे एक्स्ट्रा टेम्परेचर है, अगर बॉडी का टेम्परेचर जैसे होता है ना एनवायरमेंट में 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी यहाँ पर 38 हो रहा है, 39, इस कंडीशन में एक कंट्रोलर कौन सी हमें इम्पल्स देता, इनहिबिट की वाली, कि हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना है, यानी नेगेटिव कमांड। और जब ये नेगेटिव कमांड यहाँ से जाती, तो ये पर्टिकुलरली इस एक्टिविटी को इनहिबिट करता। अब एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, मैंने टेम्परेचर इसलिए दिया क्योंकि ये सभी को पता रहता है कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। तो अभी तक हमें दो चीजें समझ में आ गई। फर्स्ट वन इज होम्योस्टैसिस, जो कि एक बैलेंसिंग स्टेट। सेकेंड हमने देखा था होम्योस्टैटिक सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो कि उस बैलेंसिंग स्टेट को मेंटेन करेगा। ना एक और चीज है यहाँ पर, थर्ड वन होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का सीधा मतलब होता है कि किस तरीके से, आप बोल सकते हो कि पूरी एक प्रोसेस, किस प्रोसेस से हमारा जो होम्योस्टैटिक सिस्टम है इस होम्योस्टैटिस को मेंटेन करेगा। तो सिर्फ जैसा हमने अभी होम्योस्टैटिस का कंपोनेंट्स देखे ना, बस वही रहेगा इसका मैकेनिज्म। कैसे, सबसे पहले तो हमारी बॉडी में ये पूरा वही रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टैटिस ऑफ द बॉडी। सबसे पहले क्या होगा कि हमारी बॉडी में कोई भी एक एक्टिविटी हो रही होगी जो कि होगी नॉर्मल, ठीक है, जैसे हमने बॉडी टेम्परेचर लिया 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल है। अब जब भी इसमें कोई चेंज होगा, अब चेंज क्या हो सकता है, एक चेंज ये हो सकता है कि ये इंक्रीज हो जाए और एक ये हो जाए डिक्रीज। अभी हम लेते हैं डिक्रीज वाला, कि ये कैसे जाने लगा, बाहर का टेम्परेचर हो रहा धीरे धीरे डिक्रीज और ये यहाँ पर गया 35 डिग्री सेल्सियस।
तो क्या करना है, होम्योस्टेटिस को मेंटेन करना है, तो इसे करना पड़ेगा फिर से ज़्यादा 37 में। तो यहाँ पर सेंसर को ये पता चल जाएगा कि भाई 37 हुआ है। देन ये फीडबैक भेजेगा कंट्रोलर को कि हमें टेम्परेचर को करना है इंक्रीज। कंट्रोलर भेजेगा कमांड इफेक्टर को, और ऐसे करके टेम्परेचर फिर आएगा हमारा 37 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जो अगर फीडबैक आप देखोगे तो ये हो रही है बढ़ाने की, कि हमें 30 से 37 बढ़ाना है। तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि ये जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है ना, दो टाइप में क्लासिफाइड हुआ। एक तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सेकेंड, अब क्या हो जाए कि ये जो चेंज था वो हो जाए ज़्यादा, जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर होने लगता है एनवायरमेंट का 45, तो आपकी बॉडी में हो गया 39, फिर समझने के लिए। तब फिर से ये सेंसर सेंस करेगा कि नहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा, हमारे कंट्रोलर को भेजेगा कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हमें मेंटेन करके रखना है। तो ये क्या होगा, जैसे ये फैक्टर्स और ये टेम्परेचर फिर से वापस आएगा 37 पर। तो ज़्यादा से कम में, यानी कि हम कम करने के लिए बोल रहे हैं, मीन्स इट इज़ द नेगेटिव फीडबैक। जैसे कि फीडबैक ना स्कूल और कॉलेज में बहुत आती है कि फीडबैक देना। फीडबैक उसका मतलब ये फीड आप करो, यानी कि उतनी एक्टिविटीज कॉलेज स्कूल की अच्छी चल रही है कि नहीं, क्या होना चाहिए वो आप फिल करो, फिर बैक आपको मिलेगा। वैसे बस फीड ही हो पाता है, बाकी बैकअप मिल नहीं पाते। बहुत कम ही कॉलेज स्कूल है कि पूरा फीडबैक प्रॉपर हो, कि आप ये बोलो कि नहीं ऐसा होना चाहिए तो हो जाए। तो ये आई थिंक आप लोग को ये समझ में। अब हम देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक। तो फीडबैक से ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जैसे मोबाइल में होता है ना, जियो का रिचार्ज कराओ, उसके बाद भी एक फीडबैक का ऑप्शन दिखता है कि आप अपने फीडबैक दें। यानी कि उन्होंने तो आपको रिचार्ज दे दिया, फीड कर दिया, अब आप उसे बैक करें कि वो अच्छा है या खराब है। जैसे स्कूलों में अपन ने डिस्कस किया था कि जो फीडबैक दिए जाते हैं बच्चों के द्वारा, वैसे उसमें जो अच्छे होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं, बाकी के पेज फाड़ के अलग हो जाते हैं। तो अभी हमें देखते हैं इसमें क्या होगा। ऐसा फीडबैक होगा जो कि क्या करेगा, किसी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। यानी कि ऐसा फीडबैक जिससे हमारा होम्योस्टैटिक सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा, इन सच अ वे टू इंक्रीज की एक्टिविटी और चेंज, किसी भी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। इसके लिए एक हम जनरल एग्जांपल लेते हैं अभी बॉडी के अलावा, कि क्या चल रहा है हमारे यहाँ कोई भी स्कूल या कॉलेज में चल रहा है एक स्पीच। अब जब सर स्पीच दे रहे हैं तो वो क्या करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं लोग पूछते हैं ना कि माई वॉल्यूम इज क्लियर और नॉट, ऑडिबल और इनऑडिबल। तो जैसे ही अब वो पूछेंगे फिर बच्चे उन्हें देंगे फीडबैक कि अगर कम रहेगा तो बच्चे क्या बोलेंगे, नहीं सर आप वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ाओ। तो बस यही वो फीडबैक है, पॉजिटिव बढ़ाने के वे में। और अब यहाँ पर सर क्या हो गया, पूरा सिस्टम जो कि मेंटेन कर रहे हैं, फिर वो क्या कर देंगे कि अब अपनी वॉल्यूम इंक्रीज करें। सेम ऐसे यहीं पर होगा कि पहले कोई एक्टिविटी डिक्रीज हुई है, फिर एक फीडबैक आया कि भाई बॉडी एक्टिविटी डिक्रीज है। अब जो होम्योस्टैटिक सिस्टम है वो उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा ताकि वो नॉर्मल लेवल पर जाए। हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। सबसे पहला है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, किसी को भी कोई इंजरी होती है ना, देखना ब्लड जम जाता है, रक्त का थक्का जम, उसी ही हमने बोला है ब्लड क्लॉटिंग। तो अब भाई ब्लड ऐसे अंदर तो जमेगा नहीं। अच्छा अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता, एक क्वेश्चन ये भी है। बॉडी के अंदर इसलिए नहीं जमता क्योंकि वहां पर प्रेजेंट होता है हेपेरिन। हेपेरिन जो कि होता है एंटी कोगुलेंट, एंटी एंड कोगुलेंट, जो कि ब्लड को जमने से रोकता है। लेकिन बॉडी के बाहर ब्लड जम जाता है, क्यों, मतलब जैसे ही इंजरी लगती है जम जाता है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये एंटी कोगुलेंट या हेपेरिन एयर के कांटेक्ट में आता है और ये हो जाता है डिस्ट्रॉय, और फिर हमारा ब्लड जो होता है वो जमने लगता है। इसकी वैसे बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, 13 फैक्टर होते हैं, पूरी लिस्ट है, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, नहीं तो आप लोगों का मनोबल कमजोर होने लगेगा, सेपरेट चैप्टर है। तो सबसे पहले क्या होगा कि कोई एक इंजरी हुई। अब जैसे ही इंजरी हुई तो एंडोथेलियम डैमेज एंड कॉलिजन एक्सपोज। अब ये एंडोथेलियम क्या है और कॉलिजन क्या है, क्या होता है, इस टाइप की होती है हमारी ब्लड वेसल, और उनमें ऐसे प्रेजेंट होती है हमारी एंडोथेलियल सेल, और इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं कॉलेजन फाइबर। तो जैसे ही कोई भी इसमें मान लीजिए कोई भी एक इंजरी हुई, चोट लगी, तो ये होंगी एंडोथेलियम डैमेज, और इसी में प्रेजेंट है वो कॉलेजन फाइबर, तो वो हो जाएंगे एक्सपोज। ठीक है, यानी कि फैल जाएंगे, बिखर जाएंगे। देन क्या होगा, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें 12 फैक्टर रहते हैं ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में, और इसमें मेनली 3 स्टेजेस होती हैं। ये थी ना कि पहले ये होगा, फिर दूसरे से रिले रेस होती है ना, वो वाली रेस आप लोगों ने देखी हो, जो होते हैं कि पहले एक दौड़ेगा कोई, फिर वो स्विंग करेगा,
किसी दूसरे को फिर पकड़ाएगा, इस टाइप का एक पोस्टर टाइप का रहता है, फिर वो तीसरे को देगा, वो भागेगा। कुछ इसी टाइप की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये सारे फैक्टर्स ही होते हैं। इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, उसी हमने बोल दिया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और सेकेंड स्टेज, क्योंकि इसका नाम ही है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, सेकेंड स्टेज में ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा और प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होती है थ्रोम्बिन में। और देन थर्ड स्टेज, ये जो थ्रोम्बिन रहता है ये करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट और हो जाता है ब्लड क्लॉट, जिसमें से प्लाज्मा, इसके बाद सीरम रिलीज होता है। जैसे कि अब ये सीरम क्या होता है कि पानी लाइक मटेरियल, अगर आपको कहीं पर चोट लगे, इंजरी, तो आप देखो उससे पानी जैसा कुछ निकलता है, वही होता है सीरम। ब्लड में डिटेल में पढ़ेंगे, इसे ही बाहर डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार मिल रहा है पॉजिटिव फीडबैक, यानी कि इसने ही प्रोसेस को बढ़ाया, इसने ही प्रोसेस को बढ़ाया, तो ये है हमारे पॉजिटिव फीडबैक। अब हम सेकंड यहाँ पर देखते हैं, सेकंड एग्जांपल टेम्परेचर रेगुलेशन। तो क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक का है, तो हम क्या देखते हैं कि कभी भी क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, नॉर्मल से कम, 37 से कम हो गया। तो अब क्या होगा कि यहाँ से होगा स्टिमुलेशन ऑफ हीट गेन सेंटर, यानी कि ऐसा सेंटर जो कि हीट को गेन करेगा, यानी कि कम है ना तो फिर से उसे वापस ला, और ये प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस में। इसे भी हम टेम्परेचर रेगुलेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। देन क्योंकि हीट गेन सेंटर है, तो हीट को गेन करना है, पहली चीज कराता है वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो मीन्स ब्लड वेसल एंड कंस्ट्रिक्शन मीन्स पास करना, जो ब्लड वेसल दूर थी ना, उनको ऐसे करके पास ले आते हैं, मीन्स पास पास लाना, इस तरीके से पास पास लाना। और इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी का सर्कुलेशन हो जाएगा तेज, और सर्कुलेशन जैसे ही तेज होगा तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसके अलावा सिबरिंग, सिबरिंग मीन्स कपकपाना। अब कपकपी आप कभी देखना, गर्मी में किसी को कपकपी नहीं छूटेगी, स्वेटिंग होगी, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करना है। लेकिन ठंडी में देखना हाथ कपेंगे लोगों के, मतलब आग के पास बैठे हैं तब भी। क्यों? क्योंकि सिबरिंग से कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगी। इसीलिए सिबरिंग या तो नहाने के बाद या ठंडियों में स्पेशली देखने के लिए मिलती है, तो ये टेम्परेचर को नॉर्मल लेकर आ जाते हैं। ये तो हो गए दो एग्जाम्पल। ऐसे बॉडी में बहुत सारे हैं कि हार्मोन का लेवल डिक्रीज है तो उसे इंक्रीज कराना है। एक और इसका अच्छा एग्जाम्पल है, इसे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि क्या होता है कि अगर कहीं पर क्या हो रही, अपन ड्यूरिंग डिलीवरी यानी चाइल्ड बर्थ, जब भी क्या हो रही है किसी फीमेल से डिलीवरी या फिर हो रहा है चाइल्ड का बर्थ, तब क्या होता है, क्योंकि अपन को पता है कि इसे कहाँ से जाना है, इस सर्विक्स से होता हुआ वेजाइनल पेसेज से जो ये चाइल्ड रहेगा वो फीमेल बॉडी से बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि मेनली तो यूटेरस में प्रेजेंट रहता है। तो क्या होगा, जैसे ही चाइल्ड बर्थ होती है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि यूटेरस, क्योंकि जहाँ ये प्रेजेंट है उसका कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए, तो इसकी डिलीवरी इजीली हो जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी। तो क्या होता है, जैसे ही चाइल्ड बर्थ होने रहती है, यहाँ से कुछ रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि अब इसका कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, या फिर सेंसरी रिसेप्टर भी हम बोल सकते हैं। वो सीधे हमारे जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास, और ये हाइपोथैलेमस किसे स्टिमुलेट करता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को। इस पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। एक हो गया ऑक्सीटोसिन और एक हो गया रिलैक्सिन, ये दोनों ही है हार्मोन। अभी हार्मोन बस आप इतना समझ लो कि केमिकल लाइज सब्सटेंस हो। अब ये दोनों करते क्या है, ये दोनों क्या करते हैं कि ये जो हमारा यूटेरस था या फिर सर्विक्स था, ये मिलकर बना होता है स्मूथ मसल से, और ये जो ऑक्सीटोसिन है और रिलैक्सिन डायरेक्टली वर्क करता है इन स्मूथ मसल पे, यानी कि इनका कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट कराता है, कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से कराता है, ताकि जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाए, कोई भी ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। अब इसी से एक और इंटरेस्टिंग थिंग, जितने लोग गांव में होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, गांव में क्या होता है, आंगनबाड़ियों में जब भी कोई जो फीमेल रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है, तो वहां पर क्या होता है, कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं, वैसे सभी को मिलती हैं, जैसे आयरन आयरन की टैबलेट हो गई। सेम एज जब डिलीवरी होने वाली रहती है ना, लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो उसमें क्या किया जाता है, एक और टैबलेट दी जाती है प्रेग्नेंट फीमेल को, जो कि रहती है पर्टिकुलरली किसका सीक्रेशन इंक्रीज करती है, इसी ऑक्सीटोसिन का और रिलैक्सिन का, ताकि ये जितने ज़्यादा लेवल में इंक्रीज रहेंगे तो फीमेल की डिलीवरी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि आसानी से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे। इसीलिए आप गांव में देखें ना, क्योंकि ये दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, सभी फीमेल खाएंगी,
तो गांव की डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, ऑपरेशन ज्यादा नहीं होते। लेकिन शहर में क्या होता है कि अब कुछ लोग जो है ना, कुछ डॉक्टर, सभी की बात नहीं करें, इसका मिसयूज करते हैं। यानी कि वो फीमेल को क्या करेंगे, जो भी प्रेग्नेंट है, सारी गोलियां देंगे, उन्हें आयरन की दे दी, कैल्शियम की दे दी कि भाई अच्छे से आरबीसी हो, ये हो, अच्छे से डेवलपमेंट हो। लेकिन वो क्या करते हैं, वही टैबलेट नहीं, ऐसी एक टैबलेट देंगे जो इनका सीक्रेशन करते हैं बंद। किसका? ऑक्सीटोसिन का और रिलैक्सिन का। और सब टैबलेट तो दी, लेकिन वो स्पेशली इस टैबलेट को क्या बोल देंगे कि इसे बड़े अच्छे से खाना, इसका टाइम नहीं छूटना चाहिए। अब जो वो रहेगी ना अपनी फीमेल थी, प्रेग्नेंट फीमेल, वो सभी टैबलेट तो खाएगी, आयरन खा रही है, कैल्शियम खा रही है, लेकिन सबसे बढ़िया चाव से वो खा रही है वो वाली टैबलेट जो कि ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन के सीक्रेशन को कर रहा है कम। और अगर ये रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन कम होगा तो आपकी यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं होगा, जिससे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, और फिर कराना पड़ता है ऑपरेशन। और भैया अब ऑपरेशन करानी है, फिर से वहीं उसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो ले दे के यहाँ पर पूरा है डॉक्टर का फायदा। जबकि गांव में नहीं होता, क्योंकि गांव में है फ्री गोलियां, खाओ पियो बढ़िया मौज करो, डिपेंड अपॉन यू कि आप खाते हैं तो अच्छी डिलीवरी होगी, नहीं खाओगे तो वो होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा नॉलेज सभी के लिए जरूरी है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक तो हमें समझ में आ ही गया, और नेगेटिव यानी कि जैसे पॉजिटिव इंक्रीज कर रही थी, चाहे हम स्पीच वाला एग्जांपल लें कि सर क्या हो जाए बोलते बोलते, अब क्या हो जाए एकदम से बहुत तेज बोलने लगे, और वो हमसे पूछें कि वॉल्यूम कैसा है, तब हम उन्हें बोलते हैं कि यार वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज है, आप इसे क्या करें, लो करें। तो ऐसी एक्टिविटी क्या होगी, एक ऐसा मैकेनिज्म फीडबैक रहेगी जिसमें हमारा होम्योस्टैटिक सिस्टम किसी भी एक्टिविटी को डिक्रीज या फिर अरेस्ट, अरेस्ट मतलब स्टॉप करने के लिए क्या करेगा, एक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। इसका जो एग्जाम्पल है, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन का सीक्रेशन होता है उसका रेगुलेशन करना। वैसे इसके दोनों एग्जाम्पल हैं, पॉजिटिव में भी इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, नेगेटिव में भी। पहले क्योंकि हम नेगेटिव फीडबैक पढ़ रहे हैं तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो वही हम पूरा बिल्कुल जैसा कंपोनेंट्स वाला हमने बनाया था ना, वैसे ही हम एक क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर होगा नॉर्मल कंडीशन, और नॉर्मल कंडीशन में होगा नो डेविएशन, मतलब कि कोई भी चेंज नहीं है, अभी ये बिल्कुल अपनी इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है। अब पहले नेगेटिव का देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम एक हार्मोन लेते हैं, स्पेशली थायरॉक्सिन। ये ना थायराइड हार्मोन रहता है, थायराइड ग्लैंड सीक्रेटेड करती है। और भी हार्मोन हो सकते हैं, हम सिर्फ इसका लेते हैं। तो इसका लेवल क्या हो जाए, नॉर्मल से हो जाए इंक्रीज, नॉर्मल से क्या हो गया, इंक्रीज। अब जैसे ही इसका लेवल क्या हो गया, ये नॉर्मल लेवल था, यहाँ पर नो डेविएशन, फिर इसका लेवल क्या हो गया, इंक्रीज, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, या फिर ठीक है, तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जैसे ही लेवल इंक्रीज होगा, तो अपन ने देखा था ना कि पूरा सेंसर वो कंट्रोलर के पास जाएगा, तो इससे क्या होगा, फिर इसका होता है इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनहिबिशन मतलब रोकना, आप बोल सकते हो, एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ऐसा हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करे, उसका हो रहा है इनहिबिशन। तो अब ना ही थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट है, और ना ही ये सीक्रेशन करेगी थायरॉक्सिन का। तो जब थायराइड ग्लैंड इसका सीक्रेशन ही नहीं करेगी, यानी कि इनएक्टिवेट हो गई, तो इसका सीक्रेशन डिक्रीज, तो डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। और फिर से हमने यहाँ पर देखा है, तो जब इंक्रीज हुआ था तो नॉर्मल से इंक्रीज हो गया था, अब सीक्रेशन डिक्रीज हुआ तो ये वापस आ जाएगा नॉर्मल पे, यानी कि होम्योस्टैटिक कंडीशन। तो क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं इनहिबिशन हो रहा है, इसीलिए इट इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब यही हार्मोन को हम एक बार पॉजिटिव फीडबैक में देखते हैं। फिर से है नॉर्मल चेंज, नो डेविएशन। इसी कंडीशन में क्या हो जाए, क्या इसका लेवल हो जाए डिक्रीज। इसी वजह से ये हम जो लेके चलते हैं ना, मान लो कि सीक्रेशन इतना डिक्रीज हो गया कि हम नॉर्मल से भी हम आ गए हैं नीचे, तो जैसे ही थायरोक्सिन का लेवल डिक्रीज हो गया, हमें फिर से एक्टिवेट करना है किसको, थायराइड ग्लैंड को, क्योंकि वही ये चीज क्या करेगी, सीक्रेट करेगी। तो यहाँ पर एक्टिवेशन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, ऐसा हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करे। ये हम एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अब इतना कंफ्यूज मत हो आप लोग, ठीक है। बस इस कॉन्सेप्ट को समझो कि नेगेटिव फीडबैक क्या है और पॉजिटिव क्या है। बाकी ये हार्मोन क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो क्या हुआ कि इसका लेवल हो गया था डिक्रीज,
हमने एक्टिवेट किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ जो कि थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। थायराइड ग्लैंड जैसे ही एक्टिवेट होगी वो इंक्रीज सीक्रेशन हो जाएगा हमारा थायरॉक्सिन का और हम फिर से आ जाएंगे नॉर्मल लेवल पर। तो इसमें क्योंकि ये इनहिबिट कर रहा था तो नेगेटिव फीडबैक, इसमें ये एक्टिवेट कर रहा या फिर एक्सेलरेट कर रहा, दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हमें को ये अब यहाँ पर कोई भी हार्मोन हो ऐसे ही मैकेनिज्म सब में चलेंगे। जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाएंगे तो एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हम फिर से लेंगे हमारा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि हमने पॉजिटिव वाले में भी देखा था। तो पॉजिटिव में हम क्या कर रहे थे कि इंक्रीज कर रहे थे जब डिक्रीज हुआ था। यहाँ पर क्या होगा कि अगर बॉडी टेम्परेचर किसी कंडीशन में इंक्रीज हो जाए, यह है वो गर्मियों वाला टाइम कि जब हो रहा 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपकी बॉडी का, और अब बच्चों को तो पता ही क्रिकेट खेल रहे हैं 12 बजे सुबह जो गए हैं तो शाम शाम तक, तो बॉडी टेम्परेचर जो कि एनवायरनमेंट के साथ बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, तब हमारे एक सेंटर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस में, जिसे हम बोलते हैं हीट लॉस सेंटर, जो कि हीट का लॉस करेगा हमारी बॉडी से। और ये क्या कॉज कराता है, वैसोडाइलेटेशन, यानी ब्लड वेसल जो पास पास थी ना, जो कि हमने पॉजिटिव में देखा था, अब ये हो जाएंगी दूर दूर, जिससे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है स्लो और टेम्परेचर डिक्रीज। इसके अलावा यहाँ पर नो सिबरिंग, यानी कि कोई भी सिबरिंग कॉज नहीं होती। जैसे ठंडा होती है जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज तो सिबरिंग होती है ताकि टेम्परेचर इंक्रीज हो, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी इंक्रीज है, इसीलिए गर्मियों में कोई भी कपकपी सिबरिंग देखने नहीं मिलती। और जैसे ही अभी टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा, तो जो टेम्परेचर इंक्रीज था वो आ जाएगा हमारे नॉर्मल लेवल पर। अभी टेम्परेचर वाला ऐसी एंडोक्राइन वाला, ये सब हम एंडोक्राइन सिस्टम और इसकी रेगुलेशन में अलग से पढ़ेंगे। यहाँ से फोकस करना है होम्योस्टेटिस पर और इसका मैकेनिज्म पर। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।